हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं एकदम बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इतिहास का आनंद आप ले रहे होंगे और इतिहास में जी रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आप रोज़ पढ़ रहे होंगे, रोज़ के नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से उनको पढ़ रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और प्यारे साथियों, इतिहास का आनंद आप ले रहे होंगे। अब देखिए, जो पिछली जो हमारी क्लास थी वो मध्य पुरापाषाण काल की थी, जिसको हमने पूरा कर लिया था। आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी उच्च पुरापाषाण काल की क्लास रहेगी और उच्च पुरापाषाण काल की क्लास के साथ ही जो हमारा पुरापाषाण काल वाला पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। और जो कल की क्लास आएगी वो हमारी मध्य पाषाण काल की आएगी, अर्थात मेसोलिथिक एज की आएगी, है ना। तो पुरापाषाण काल की जो क्लास है वो आज की लास्ट क्लास है, अर्थात अंतिम क्लास है ना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, आप भी हेडिंग डाल दीजिए उच्च पुरापाषाण काल। तो ये साहब हमने हेडिंग डाल दी उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, जिसको हम अपर पैलियोलिथिक एज हम बोलेंगे। ठीक है, ये पैलियोलिथिक जो है, पैलियोलिथिक काल की ये आखिरी क्लास आप मान सकते हैं, है ना। फिर अगली जो क्लास होगी मेसोलिथिक एज की होगी। प्यारे साथियों, एक छोटा सा करेक्शन मैं आपको करवाना चाहूँगा। पिछली क्लास में जो निम्न पुरापाषाण काल की जो आखिरी क्लास थी, यानी कि पिछली क्लास से उससे पहले वाली क्लास, उसमें एक छोटा सा करेक्शन मैं आपको करवाना चाहूँगा। जो निम्न पुरापाषाण काल के जो हम क्षेत्र पढ़ रहे थे, उसमें हमने तीसरे बिंदु के रूप में नर्मदा घाटी क्षेत्र हमने पढ़ा था। नर्मदा घाटी में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि हथनोरा नामक गांव से एक मानव कंकाल मिला है जो कि होमो इरेक्टस श्रेणी का है। उसमें जो मानव कंकाल जो मैंने लिखाया था, उस मानव कंकाल की जगह आपको मानव कपाल कर लेना है। बस इतना सा करेक्शन है। क्या करना है आपको, कहाँ जाना है, मैं आपको बता दूं। निम्न पुरापाषाण काल के जो क्षेत्र थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, निम्न पुरापाषाण काल के क्षेत्र, निम्न पुरापाषाण काल के क्षेत्र जो हम पढ़ रहे थे, उसमें तीसरा बिंदु जो हमने देखा था वो नर्मदा घाटी क्षेत्र देखा था। नर्मदा घाटी क्षेत्र, जिसमें मैंने लिखाया था आपको कि जो हथनोरा गांव है, हथनोरा गांव से एक क्या मिला है, मानव कंकाल मिला है। ये मैंने लिखा दिया था, क्या लिखा दिया था, मानव कंकाल लिखा दिया था। तो मानव कंकाल ये गलत है, मानव कंकाल की जगह आपको करना है मानव कपाल। बस ये करेक्शन करना है आपको, क्या करना है, मानव कपाल। ठीक है, मानव कपाल सही है, मानव कंकाल गलत है। तो ये इतना सा आप करेक्शन पिछली क्लास आई थी उससे पहले वाली क्लास में कर देना है बस। इसके अलावा अब तक का जो मैटर है वो एकदम त्रुटि रहित है। आप पूर्ण विश्वास के साथ पढ़े। देखिए प्यारे साथियों, गलतियां बिल्कुल रह जाती हैं, ये थोड़ा सा स्वाभाविक प्रवृत्ति मान सकते हो। और ये तो हल्का सा मामला था कंकाल और कपाल में, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन आगे ऐसी त्रुटियां नहीं होंगी, और यदि हो भी जाती हैं तो मैं उनको अगली क्लास में सुधरवा दिया करूंगा। ठीक है, इसलिए आप बड़े ही तल्लीनता के साथ देखें और प्रत्येक क्लास को देखें, ताकि आपके पास एक त्रुटि रहित मैटर उपलब्ध हो सके, ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना कर सको। ठीक है, तो हम अपनी अब अगली जो क्लास है उच्च पुरापाषाण काल की, वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे साथियों, जो उच्च पुरापाषाण काल है इसमें हम जो देखेंगे, एक तो हम इसका छोटा सा परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे, एक तो इस प्रकार से परिचय देख लेंगे। परिचय में वही देखेंगे इसको आखिर किन किन नामों से जानते हैं।
दूसरा नंबर का जो बिंदु हम देखने वाले हैं वो इसकी विशेषताएं देख लेंगे, विशेषताएं देख लेंगे। और तीसरे नंबर पे हम इसके प्रसार क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे, है ना। किसके बारे में? प्रसार क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेंगे। 3 डायमेंशंस पर बात करने के बाद हमारा जो पूरा पाषाण काल का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते सीधे परिचय के ऊपर चलते हैं। आप परिचय हेडिंग डाल दीजिए और परिचय में मैं आपको बता दूं इसके 3 नाम हमको देखने को मिलते हैं। 3 कौन कौन से देखने को मिलते हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो नाम मिलता है वो मिलता है ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति। कौन सा? ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति, है ना। ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति नाम मिलता है ना। ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति नाम क्यों मिलता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति मिलता है। दूसरा नाम इसका हमें जो मिलता है वो मिलता है मेगदेलियन संस्कृति। मेगदेलियन संस्कृति, है ना। मेगदेलियन संस्कृति मिलता है। और तीसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है चाकू संस्कृति। चाकू संस्कृति, ठीक है। तीसरा नाम क्या मिलता है? चाकू संस्कृति नाम मिलता है। तो प्यारे साथियों, उच्च प्रपाषाण काल को हम ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति के नाम से जानते हैं, मेगदेलियन संस्कृति के नाम से जानते हैं और चाकू संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है? ब्लेड ब्यूरिन तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लेड व ब्यूरिन उपकरण इस काल में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति के नाम से जानते हैं। मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है कि ब्लेड ब्यूरिन इस काल के प्रमुख उपकरण थे, है ना। ये उपकरणों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये उपकरण ही पूछे जाते हैं, ये मान के चलना आप, है ना। उसके अलावा मतलब उपकरण जितने पूछे जाते हैं ना उतना बाकी सारा प्रसार क्षेत्र विशेषताओं से पूछा जाता है। तो उपकरणों का मामला 50% है, बाकी 50% में प्रसार क्षेत्र, परिचय और विशेषताओं सबको मिलाकर जितने सवाल पूछे जाते हैं उतने अकेले उपकरणों से पूछे जाते हैं। इसलिए उपकरणों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। मेगदेलियन संस्कृति क्यों कहते हैं? तो जो पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप महाद्वीप, वहां पे इस प्रकार के उपकरणों को मेगदेलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेगदेलियन एक जगह का नाम है जहां से जो ऐसे उपकरण मिले थे, इसलिए उसके नाम पर इसको मेगदेलियन नाम दे दिया गया है। चाकू संस्कृति क्योंकि चाकू प्रकार के उपकरण मिले थे, चाकू जैसे आकार था उनका, इसलिए इसको चाकू संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों का नामकरण जो हुआ है वो क्यों हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिए। तो हम लिखें क्योंकि ब्लेड ब्यूरिन उपकरण की अधिकता के कारण, ठीक है। ब्लेड ब्यूरिन नाम क्यों पड़ा? ब्लेड ब्यूरिन उपकरण की अधिकता के कारण पड़ा, ठीक है। मेगदेलियन संस्कृति नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यूरोप महाद्वीप में इस प्रकार के उपकरण पाए गए थे। यूरोप महाद्वीप में इस प्रकार के उपकरणों को यूरोप महाद्वीप में इस प्रकार के उपकरणों को मेगदेलियन के नाम से जाना जाता था, इसलिए यहां भी मेगदेलियन ही नाम दिया गया। यूरोप महाद्वीप में इस प्रकार के उपकरणों को मेगदेलियन नाम से जाना जाता था, है ना। इसलिए भारत में भी मेगदेलियन नाम पड़ा, ठीक है। चाकू संस्कृति क्यों कहते हैं?
क्योंकि इस काल में हमको चाकू जैसी आकृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं चाकू जैसी आकृति, चाकू जैसी आकृति के उपकरण प्राप्त होने के कारण, है ना, चाकू जैसी आकृति के उपकरण प्राप्त होने के कारण इस काल को हम चाकू संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका नामकरण के बारे में ये पूरी जानकारी हो गई। ठीक है, तो परिचय हमारा हो गया। अब हम आते हैं इसके विशेषताओं पे। विशेषताओं से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और लिखना चाहूंगा आपको। ये जो चाकू थे, ये चाकुओं में अब से पहले के जो चाकू थे उन चाकुओं की अपेक्षा धार तेज हो गई थी और जो इनके ऊपर पॉलिश थी वो भी थोड़ी आ गई थी, है ना। वो अब से पहले के जो उपकरण थे थोड़े से भद्दे थे, भौंडे थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है पॉलिशपन आ गया था और थोड़ा सा हम ये कहें परिष्कृत हो गए थे, थोड़े से ना तेज धार हो गई थी। और चर्ट है, फ्लिंट है, चाल से डनी है, इनसे इनका निर्माण यहाँ पे किया गया था। तो मैं यहीं पे लिख सकता हूं, नीचे यहीं पे लिख सकता हूं इस काल के उपकरण, इस काल के उपकरण, इस काल के उपकरणों की विशेषताएं, ठीक है। क्या विशेषताएं थी, देखिए इस काल के उपकरणों की क्या विशेषताएं थी। तो इस काल के उपकरणों की विशेषताओं को हम जाने तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा तेज धार युक्त, है ना, तेज धार युक्त हो गए थे। इसके अलावा इस काल में जो उपकरण थे वो लघु फलक वाले उपकरण थे, है ना, लघु फलक वाले उपकरण थे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक लघु फलक उपकरण मिले हैं, लघु फलक उपकरण मिले हैं, है ना। और ये जो उपकरण थे चार्ट है, फ्लिंट है ना, चल से डनी है, उनसे बनाए जाते थे, है ना। चर्ट, फ्लिंट और चल से डनी से बनाए जाते थे, है ना। चर्ट है, फ्लिंट है, चर्ट है, फ्लिंट है, चल से डनी है, चल से डनी आदि से बनाए जाते थे, है ना। चर्ट है, फ्लिंट है, चल से डनी है, आदि से बनाए जाते थे। और हाँ, चकमक पत्थर का प्रयोग भी पहली बार यहाँ पे हुआ था। चकमक पत्थर का प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा चमकीला पत्थर होता था, ना, चमक वाला पत्थर होता था जो कि काफी महंगा भी होता था, ना। तो चकमक पत्थर आप जरूर ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं चकमक पत्थर का प्रयोग भी देखने को मिलता है। चकमक पत्थर का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो ये हो गए प्यारे साथियों इस काल के उपकरणों की विशेषताएं, जो कि आपको महत्वपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद करनी है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब ये वाला जो परिचय वाला पोर्शन था, हमारा परिचय वाला पोर्शन यहीं पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं इस काल की विशेषताओं के ऊपर। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बोल के बता देता हूं कि इस काल की क्या विशेषताएं थी। तो प्यारे साथियों, इस काल की जो विशेषताएं थी उसमें देखो कुछ यूनिक विशेषताएं थी, इसीलिए हम इनकी विशेषता पढ़ रहे हैं। यूनिक विशेषता क्या थी?
एक तो ये थी कि इस काल में हड्डियों से निर्मित उपकरण हमको मिले हैं, है ना, हड्डियों के उपकरण बनाने लगा है इंसान। अब देखो, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा विचार कीजिए। अब से पहले का जो मानव था वो हड्डियों से उपकरण नहीं बनाता था। अब चूंकि यहाँ इस काल का मानव हड्डियों से जब उपकरण बनाने लगा है तो सीधी सी बात है कि वो बुद्धिमान हो गया है ना, बुद्धिमान हो गया है। तो होमोसेपियंस प्रकार का जो मानव है, जो आधुनिक मानव, जो हम और आप जैसे जो लोग हैं, इस प्रकार का मानव इस काल में दिखने लगा, उच्च पुरापाषाण काल में, है ना। तो होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरी बात, ये चकमक पत्थर का जो उपयोग है, ये काफी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि चकमक पत्थर, मतलब वो इतना समझदार हो गया कि उसको चमकीला पत्थर भाने लगा है कि ये थोड़ा सुंदर लगता था, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैंने कहा ना कि इससे पहले के जो उपकरण थे थोड़े भौंडे थे, भद्दे थे, लेकिन इसमें थोड़ी सी पॉलिश आ गई थी। पॉलिश का मतलब है कि चकमक पत्थर, जो चमकदार पत्थर था, उससे उपकरण बनाए जाने लगे तो वो थोड़े से अच्छे लगते थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थोड़ा सा मतलब चमकदार जो थे उपकरण वो बनाए जाने लगे, यानी कि पिछले जो उपकरण थे उनकी तुलना में इस काल के उपकरण थोड़े परिष्कृत थे, इतना आप लिख सकते हैं, है ना। वैसे ये आपको स्वतः ही समझ जाना चाहिए, जो काल पहले पढ़ाया जा रहा है और जो काल बाद में पढ़ाया जा रहा है। तो जो पहले पढ़ाया जा रहा है उसके उपकरण भौंडे थे, भद्दे थे। जो काल बाद में पढ़ाया जा रहा है उसके उपकरण परिष्कृत हो गए थे, इसीलिए उसको बाद में रखा है। और जो पहले रखा है वो इसलिए रखा है कि उसके उपकरण भौंडे थे, क्योंकि हमने जो विभाजन किया था वो आपको याद होगा, मैंने लिखाया था कि उपकरणों के आधार पर ही ये विभाजन किया गया है। तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये कंसेप्ट बेस सवाल है कि जो संस्कृति हमने पहले पढ़ी है उसके उपकरण भौंडे हैं, जो बाद में पढ़ी है वो सुधरते ही गए हैं, परिष्कृत होते ही गए हैं, है ना। और परिष्कृत होते होते आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हमने उपकरणों को बहुत अच्छे लेवल पे तराश लिया है, ठीक है। तो ये हम विशेषताओं में हम इतना जानेंगे, ठीक है। एक विशेषताओं में और है कि हमको पहली बार इस काल में चित्रांकन भी देखने को मिलता है ना, चित्रांकन भी मिलता है। एक तो महाराष्ट्र के पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के ऊपर चित्रांकन मिला है। अब बताइए कितनी बड़ी बात हो गई कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के ऊपर चित्रांकन इस समय का मानव करने लग गया था। तो ये बिल्कुल वास्तव में एक बुद्धिमान मानव था, इस काल का मानव, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। बांदा यूपी से भी हमको है जो चित्रांकन के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका की गुफा है वहाँ से भी, और जो कुछ पत्थर थे उनके ऊपर चित्रांकन मिलता है ना। तो इस प्रकार से हमको चित्रांकन देखने को मिलता है। तो ये सारी विशेषताएं जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाई है उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप भी लिखना, ठीक है, आप भी लिखना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, और हेडिंग जमा दो विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं। और जो जो विशेषताएं हैं उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लीजिए प्यारे साथियों, मैं ये हेडिंग दे देता हूं, विशेषताएं, है ना। विशेषताओं में हम पहली विशेषता यदि लिखें, सबसे पहली विशेषता तो वो हो जाएगी हमारा इस काल में, इस काल में, इस काल में मानव ने हड्डियों से उपकरण बनाना सीख लिया था, या उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया था। उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था? इस काल में मानव ने हड्डियों से उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं मैं आपको बताऊं। हड्डियों से जो उपकरण के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमको मिले हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश के
मनुगवी मच्छुतली से, सॉरी मुच्छतुला मनुगवी से, मुच्छतला मनुगवी, मुच्छतला मनुगवी से हड्डियों के उपकरण मिले। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुच्छतला मनुगवी से हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इस उच्च प्रपाषण काल की पहली विशेषता हो गई। ठीक है, दूसरी विशेषता के रूप में हम देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस काल का मानव बुद्धिमान हो गया था, है ना। इस काल का मानव बुद्धिमान हो गया था, इस काल का मानव बुद्धिमान हो गया था। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि होमोसेपियंस प्रकार का जो मानव है वो इस काल में आ चुका था, है ना। अर्थात होमोसेपियंस प्रजाति का मानव था, है ना। अर्थात होमोसेपियंस प्रजाति का मानव था, जो कि वर्तमान की जो हमारी प्रजाति है वो होमोसेपियंस ही है, है ना। तो ये होमोसेपियंस उच्च प्रपाषण काल में आ चुका था। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। फिर चकमक पत्थर वाला हमने लिख लिया है ना। तो एक विशेषता और लिख देते हैं कि चित्रांकन के साक्ष्य भी इस काल में हमको मिले हैं। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे लिख दूं तो चित्रांकन के साक्ष्य भी इस काल में देखने को मिलते हैं, है ना, मिलते हैं। ये पहली बार ही मिल रहे हैं ना, पहली बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार जो चित्रांकन के साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? उच्च प्रपाषण काल में मिलते हैं। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। तो कहाँ से चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो महाराष्ट्र का पाटने क्षेत्र है वहां से हमको शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के ऊपर चित्रांकन देखने को मिला है। देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र के पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। क्या मिला है? महाराष्ट्र के पाटने से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण बात है, अच्छे से याद रखना। और दूसरी जगह कहां से हमको चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, मैं ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, क्योंकि रेड कलर थोड़ा हल्का चल रहा है। मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल कर लेता हूं। एक हमें मिलता है मध्य प्रदेश के जो वो गुफा मिलती है ना, मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा है एग्जैक्टली? बाघ की गुफा, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं।
भीमबेटका की गुफा है, सॉरी भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में, वहां से हमको नीले रंग के जो पाषाण हैं, पत्थर हैं, उनके ऊपर चित्रांकन देखने को मिलता है ना। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा से नीले रंग के पाषाणों पर चित्रांकन मिला है ना, मिला। कहां से मिला? मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा से नीले रंग के पाषाणों पर चित्रांकन मिला है, या चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एक ये हो गया। एक हमको मिलता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मिलता है ना, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से भी चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के स्थानों से भी एक स्थान है जिसको हम रेणुगुंटा स्थान जो है, रेणुगुंटा नहीं है सॉरी, आंध्र प्रदेश का एक स्थल है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। तो उस स्थान से हमको आंध्र प्रदेश से भी चित्रकारी के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश का हम नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका जो प्रसार क्षेत्र आएगा उसमें हम उसको अच्छे से लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश के एक स्थान आंध्र प्रदेश के एक स्थान से भी चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्यारे साथियों चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है वो रखना है ये वाला, महाराष्ट्र वाला याद रखना है। बस यहां से ही सवाल बन सकता है, बाकी सवाल बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बाकी ये सवाल बन सकता है कि होमो सेपियंस प्रकार का जो प्राणी था वो हमको पहली बार किस काल में मिला, और पहली बार हड्डियों के उपकरण हमको किस काल में देखने को मिले, और चित्रांकन किस काल में देखने को मिला। चित्रांकन किस काल में देखने को मिला ये पूछा जा सकता है। बाकी क्षेत्रों पे और इतना डिटेल में जाके पूछना बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हमने तो वो भी लिख लिए हैं, है ना। तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, और आप इसको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से इसको लिखते रहें, तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा चित्रांकन वाला जो था वो पूरा हो गया। आंध्र प्रदेश का भी जहां मुझे याद आ रहा है कि रेणीगुंटा वो स्थान था जहां से हमको चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे। तो आप यहाँ लिख लेना, एक स्थान जो है वो रेणीगुंटा स्थान है। चलो मैं भी लिख देता हूं, ये कौन सा स्थान है? रेणीगुंटा। रेणीगुंटा जो स्थान है, यहां से हमको आंध्र प्रदेश में से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, रेणीगुंटा से मिले हैं। तो आप इसको अच्छे से लिखें, और मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं और हम उच्च प्रपाषण काल के प्रसार क्षेत्र की बात करते हैं। और जैसे ही प्रसार क्षेत्र हम पढ़ेंगे ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा और हम मध्य पाषाण काल पे आ जाएंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है,
आप हेडिंग डाल दीजिए उच्च प्रभाषण काल का प्रसार क्षेत्र। ठीक है, प्रसार क्षेत्र में प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि जो प्रसार क्षेत्र था उसमें कोई खास विशेषता उसकी रही नहीं है ना। खास विशेषताएं जो थी वो लगभग हमने यहाँ पे लिख ली, विशेषताओं में लिख ली और कुछ परिचय में लिख ली। विशेषताओं और परिचय से ही सवाल आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रसार क्षेत्र, हेडिंग जमा देता हूं प्रसार क्षेत्र। ठीक है, प्रसार क्षेत्र में हम देखें प्यारे साथियों तो हमारे जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है एक, तो वहां से भी हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो एक नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वही एक स्थान है जो हमने पिछली क्लास में भी लिखा था, संघावी की गुफाएं, है ना। संघावी की गुफाएं, संघावी की गुफाएं। ठीक है, संघावी की गुफाएं, यहां से भी हमको जो है वो साक्ष्य मिले हैं। संघावी की गुफाओं से उच्च प्रभाषण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पाकिस्तान का नाम भी यहाँ पे डालना चाहेंगे। पाकिस्तान में एक दो स्थान हैं, जैसे एक तो है सॉरी गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। पाकिस्तान में जो स्थान है वो है माइल स्टोन 101 के नाम से जाना जाता है, और एक है रोहड़ी का पठार, जो कि सिंध जो प्रदेश है पाकिस्तान का, वहां से हमको मिलते हैं ये साक्ष्य। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा माइल स्टोन 101 व रोहड़ी का पठार। ठीक है, माइल स्टोन 101 व रोहड़ी का पठार, यहां से भी हमको प्यारे साथियों जो है उच्च प्रभाषण काल के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहां से, है ना। तो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो हमारा हो गया। अब हम आते हैं लगभग हमारे राजपूतानी की ओर आते हैं। राजस्थान से कई स्थान हैं जो उच्च प्रभाषण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। राजस्थान का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। वैसे हम राजस्थान वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में कई स्थान हैं जहां से हमको उच्च प्रभाषण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिनमें मैं यहाँ पे लिखूं तो राजस्थान में जो आएगा एक नंबर पे हम डाल देते हैं, मैं नंबर डाल देता हूँ। एक तो बूढ़ा पुष्कर डाल देता हूँ, बुढ़ा पुष्कर। ठीक है, ये है अजमेर घाटी में। ठीक है, अजमेर में, है ना, बूढ़ा पुष्कर है। नंबर 2 पे मैं डालूं तो एक हमारा आ जाएगा हरसोरा, अलवर में, अलवर वाला, है ना। हरसोरा ये कहाँ पे है? अलवर में है। हरसोरा अलवर में है। नंबर 3 पे मैं डालना चाहूंगा हमारे क्या नाम से आ जाएगा, एक आलनिया कोटा वाला है, आलनिया कोटा, है ना, आलनिया कोटा है, आलनिया कोटा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे एक लिखना चाहूंगा हमारे बैराठ भी है, बैराठ, है ना, ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, बैराठ है ना। इसके अलावा एक चित्तौड़ भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़। तो प्यारे साथियों, ये जो स्थल हैं राजस्थान के, यहां से हमको उच्च प्रभाषण काल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, बूढ़ा पुष्कर हो जाएगा, हरसोरा अलवर हो जाएगा, आलनिया कोटा, बैराठ जयपुर और चित्तौड़ हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का ये मामला हो गया यहाँ पे। इसके अलावा जो हमको साक्ष्य मिलते हैं प्यारे साथियों, वो हमको मिलते हैं
आंध्र प्रदेश से भी मिलते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से भी मिलते हैं, जिसमें हमको जो मिलता है वो कुरनूल की गुफाएं हैं और रेनीगुंटा भी क्षेत्र है ना, कुरनूल की गुफाएं, रेनीगुंटा, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं जहां से हमको कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे चौथे नंबर के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूंगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मैं एक नंबर यहाँ पे डालना चाहूंगा रेनीगुंटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये रेनीगुंटा। रेनीगुंटा से जो हमको मिला है वो मानव अस्तित्व के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मानव अस्तित्व के, ध्यान रखना है ना, क्या मिले हैं यहाँ से, मानव अस्तित्व, मानव अस्तित्व के साक्ष्य, ठीक है, मानव अस्तित्व के साक्ष्य यहां से मिले हैं रेनीगुंटा से, है ना। इसके अलावा यहां से हमको चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना, रेनीगुंटा से चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, मानव अस्तित्व के साक्ष्य और चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो ये रेनीगुंटा हो गया। इसके अलावा यहां से जो कुरनूल की गुफाएं हैं वहां से भी हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं। देखिए कुरनूल की गुफाएं मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कुरनूल की गुफा। देखिए कुरनूल की गुफा से हमको क्या क्या मिला है, काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों कुरनूल की गुफा, आप ध्यान रखना। कुरनूल की गुफा से भी मानव अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं, है ना, मानव अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं, मानव अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं, मानव अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो हमको मिला है वो मिला है, एक तो हमें आग का साक्ष्य मिला है ना, आग का साक्ष्य मिला है, ठीक है, आग का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा हमको राख का साक्ष्य मिला है, राख का साक्ष्य मिला है, राख का साक्ष्य। आग और राख का साक्ष्य मिलना ये दर्शाते हैं कि यहाँ से एक चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है ना, क्या मिला है, चूल्हे का भी साक्ष्य हमको मिला है। तो चूल्हे का साक्ष्य, ठीक है, चूल्हे का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से तो हमको मानव अस्तित्व के साक्ष्य और चूल्हे के साक्ष्य, और कुरनूल की गुफाओं से मानव अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं, आग का साक्ष्य मिला है, राख का साक्ष्य मिला है, चूल्हे का साक्ष्य मिला है। काफी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, ये आपको अवश्य याद रखना है, विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा स्थान हो जाता है आंध्र प्रदेश वाला हो जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला हो जाता है। सॉरी सॉरी आज गले में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आपको परेशानी हो रही होगी। मैं प्यारे साथियों यहाँ पे और लिख देता हूँ मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश हो गया। 5वें पॉइंट के रूप में मध्य प्रदेश को मैं लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5वां पॉइंट मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है बाघोर, ध्यान रखना, बाघोर है ये, एक स्थान चलता है बागोर। बागोर हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा में है, लेकिन यह है बाघोर जो कि मध्य प्रदेश में है, सोहन नदी घाटी का क्षेत्र, जहां से जी.आर. शर्मा ने और इसके यहाँ इसकी जो है खोज का काम किया था ना, खोज का काम किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाघोर। बाघोर क्यों प्रसिद्ध है, एक तो ये सोहन नदी घाटी में है, ये है ना, सोहन नदी घाटी में है, ठीक है। और खोज का काम किसने किया था, जी.आर. शर्मा ने किया था, जी.आर. शर्मा ने किया था, ठीक है।
जी.आर. शर्मा ने किया था। बाघोर जो कि सोन नदी घाटी का क्षेत्र है, और ये था हमारा मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, इसके अलावा हमको कश्मीर से भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ हमारे दक्षिण भारत से भी मिलते हैं। दक्षिण में हम बात करें, एक तो महाराष्ट्र से मिलते हैं, एक हमें जो राजस्थान के जस्ट नीचे है गुजरात है, वहाँ से भी मिल जाते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन नाम मात्र का बस हम एक मोटा मोटा नाम लिख लेते हैं बस। जैसे 6 नंबर पे हम लिखें तो एक महाराष्ट्र लिख सकते हैं। महाराष्ट्र में हम नाम लिख दें, इमाम गांव है ये, है ना, इमाम गांव है ना, इमाम गांव है। और एक नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7वें नंबर पे, गुजरात का, गुजरात का जो है रोजदी है ना, वहां से भी कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं, रोजदी। ठीक है, तो इतने ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस महत्वपूर्ण है तो आप ये जरूर ध्यान रखना, ये राजस्थान वाला ध्यान रखना, है ना, राजस्थान वाला ध्यान रखना। और राजस्थान के अलावा आपको रेनीगुंटा भी ध्यान रखना है, रेनीगुंटा और कुनोल की गुफाएं भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लगभग जो क्षेत्र था वो उच्च पुरापाषाण काल का ये पूरा होता है, और इसमें हमने लगभग सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करना, बेहतरीन तरीके से तैयार करना। और ये हमारा जो था पुरापाषाण काल पूरा होता है प्यारे साथियों, पुरापाषाण काल पूरा होता है। और अगली जो क्लास होगी वो मध्य पाषाण काल की होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां से सवाल बनता ही बनता है ना, काफी बड़ा भी है। और इस प्रकार से जो उसका विभाजन है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा सा काल है, लेकिन उसके जो क्षेत्र मिले हैं वो खूब सारे मिले हैं, और उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो काफी सारे साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि मानव जो है वो बुद्धिमान हो चुका है अब, है ना, बुद्धिमान होने की वजह से अब उसने जो अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप थे वो विभिन्न दिशाओं में करने प्रारंभ कर दिए हैं। इस वजह से हमको और मानव की विभिन्न गतिविधियां देखने को मिलेंगी इस काल के बाद, इसलिए उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं एक बार फिर कह दूं आपसे प्यारे साथियों, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उस कंटेंट को आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा आपको कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास करना, जिस दिन आप परीक्षा में बैठोगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो पेपर आया है वो बिल्कुल इसी कंटेंट से आया है। और अधिक किताबें आप पढ़ोगे ना तो आप फिर दिग्भ्रमित हो जाओगे, आप दिशाहीन हो जाओगे। और कहते हैं ना कि सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। सेलेक्टिव स्टडी या स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, जहां से पढ़ें वहां से हम गलत ना करके आए। जैसे आपने यहां से कोई मैटर पढ़ा और यहां से कोई सवाल आया और उसको यदि गलत करके आ गए ना तो आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की। और यदि यहां से सवाल आपने सही कर लिया, यहां से जो भी सवाल आया सही कर लिया, तो ये आपकी स्मार्ट स्टडी होगी। और ये तभी होगी तब आप इस कंटेंट को 4 या 5 बार पढ़ पाओगे, है ना। तो अभी तो हम अपनी शुरुआत है, आगे अगस्त से जब क्लासें बढ़ेंगी तो आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। और ये कम से कम मान के चलिए ऐसे अपनी 600 से 700 क्लासें अकेले फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में आने वाली हैं। ठीक है, नेट का सिलेबस भी मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि नेट के सिलेबस में और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री तो पूरी सेम है ही है। लगभग थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जो इंडियन हिस्ट्री में नेट के सिलेबस में थोड़े से एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। तो नेट के सिलेबस में विश्व इतिहास का नहीं है, राजस्थान इतिहास नहीं है, तो वहाँ पे इतिहास दर्शन और लेखन जुड़ा हुआ है, तो वो भी मैं पूरा करवाऊंगा, है ना। तो आप चिंता ना करें, इतिहास का प्रत्येक खंड यहाँ पे पूरा करवाया जाएगा, फुल डिटेल के साथ करवाया जाएगा। जिस लेवल पे इनको करवा रहा हूँ उस लेवल पे उनको भी करवाऊंगा, है ना। इसलिए आप निश्चिंत होके बिल्कुल पूरी क्लास को अच्छे से तैयार करें। एकदम त्रुटि रहित मैटर मैं आपको देने वाला हूँ। हो सकता है मैं जो पढ़ाऊँ उसमें कोई गलती रह जाती है ना, तो मैं अगली क्लास में उसको ठीक करवाने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। आपको भी यदि कंट्रोवर्सी कहीं पर दिखे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसका मैं जरूर समाधान अगली क्लास में कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्यारे विद्यार्थियों अच्छे रहिए, मस्त रहिए और
पढ़ते रहिए।